दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि आपके भारतीय इतिहास का है और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों का सम्मिलित रूप इसमें दिया गया है। और ये पुस्तक बेस्ड है हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। और आइए देखते हैं आज का चैप्टर दोस्तों। मुख्य रूप से आज का जो चैप्टर है 1857 का विद्रोह। और मुख्य रूप से इस बुक की खासियत है कि किस स्रोत के से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है, उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है दोस्तों। तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह, चैप्टर 6 1858 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां और प्रशासन, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 2 भारत में यूरोपियों का प्रवेश और ब्रिटिश विजय, चैप्टर 6 1857 का विद्रोह, चैप्टर 7 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। तो इस रूप में स्रोत के रूप में लेकर दोस्तों 1857 का विद्रोह चैप्टर बनाया गया है। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां जाके जुड़ जाएं प्लीज़, और वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। 1857 में उत्तरी एवं मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह आरंभ हुआ, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इस विद्रोह का आरंभ यद्यपि कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ था, किंतु शीघ्र ही एक व्यापक क्षेत्र के लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए। इन विद्रोहों में सिपाहियों के अतिरिक्त किसान, दस्तकार, जमींदार, विद्वान और शासक भी शामिल थे। देखते हैं दोस्तों आगे 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख कारण। 1857 ईस्वी के विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिणाम मात्र ही नहीं, वरन औपनिवेशिक शासन के चरित्र, नीतियों तथा उसके कारण कंपनी शासन के प्रति जनता में उत्पन्न असंतोष और विदेशी शासन के प्रति घृणा का परिणाम था। इस विद्रोह के निम्न कारण थे। पहला कारण देखते हैं दोस्तों, आर्थिक कारण। विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत ढांचे का आर्थिक विनाश था, जिसने बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों तथा शिल्पकारों को निर्धनता की स्थिति में पहुंचा दिया था। अंग्रेजों की भूमि राजस्व संबंधी नीति, कानून और प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के कारण थे। आगे देखते हैं दोस्तों, लगान की दर बहुत अधिक होने के कारण भूमि का स्वामित्व अनेक किसानों के हाथों से निकलकर व्यापारियों एवं महाजनों के हाथों में चला गया है। ये नए जमींदार उन परंपराओं से अपरिचित थे जो पुराने जमींदारों को किसानों से जोड़ कर रखती थी, और इसलिए उन्होंने लगान में बहुत अधिक वृद्धि कर किसानों को निर्धन कर दिया। साथ ही जो किसान लगान नहीं दे सके उनकी जमीनें भी छीन ली गई थी। आगे देखते दोस्तों, जमींदार भी भू राजस्व की मांग बढ़ने के कारण परेशान हुए और उन्हें खतरा उत्पन्न हो गया कि उनकी जमींदारी की जमीनें तथा अधिकार जब्त हो जाएंगे तथा गांव में उनकी स्थिति में गिरावट आ जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों, जब अधिकारियों, व्यापारियों तथा सूदखोरों ने जमींदारों का स्थान ले लिया, तब अपनी स्थिति में गिरावट से उनका असंतोष और बढ़ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, जब इंग्लैंड में तैयार हुआ माल भारत पहुंचने लगा तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प नष्ट हो गए। अंततः पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए। निचले स्तर पर प्रशासन अर्थात पुलिस, छोटे अधिकारी, निचले अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग, विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रशासन के उच्च आय वाले ऊंचे पदों में शामिल नहीं किए जाते थे, जिसका उन पर बुरा प्रभाव पड़ा। देशी रियासतों के नष्ट होने से इस पर आश्रित भारतीयों की जीविका के साधन समाप्त हो गए। इसके साथ ही राजवाड़ों पर आश्रित धर्मोपदेशक, पंडित तथा मौलवियों का भविष्य भी खतरे में पड़ गया। अतः विदेशी शासन के प्रति भारतीयों के मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। तो इस रूप में हम लोग जो है आर्थिक कारण के रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से 1857 के आर्थिक कारण की रूपरेखा तैयार हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, सामाजिक कारण। तो ब्रिटिश सरकार की लोकप्रियता का एक और प्रमुख कारण उसका विदेशी होना भी था। अंग्रेज भारत में सदैव विदेशी ही बने रहे, उनका भारतीय लोगों के बीच कोई सामाजिक संबंध या संपर्क नहीं रहा। पूर्व के विदेशी शासकों की भांति अंग्रेजों ने उच्च वर्गों के भारतीयों से भी सामाजिक संपर्क नहीं रखा।
वे प्रजातीय श्रेष्ठता के दंभ में रहते हुए भारतीयों के साथ अपमानजनक एवं धृष्टतापूर्ण व्यवहार करते रहे। यानी पूर्व जो विदेशी शासक आए थे वो कहीं न कहीं उच्च वर्गों के साथ सामाजिक संपर्क में थे, परंतु जो अंग्रेज लोग शासक आए ये जो है कभी भी जो है भारत के उच्च वर्गों के साथ भी सामाजिक संपर्क बनाने में ध्यान नहीं दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेज भारत में बसने नहीं आए थे, वरन उनका प्रमुख उद्देश्य धन कमाना था तथा उस धन को ब्रिटेन भेजना था। भारत की जनता नए शासकों के इस मूल विदेशी चरित्र को पहचानती थी, अतः उन्होंने अंग्रेजों को कभी भी अपना शुभचिंतक नहीं माना। आगे देखते हैं दोस्तों राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण के रूप में देखते हैं, अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और सरदारों में उनके प्रति असंतोष व्याप्त हो गया था। अंग्रेजों ने उनके साथ सहायक संधि कर ली थी, किंतु वे इन संधियों को इच्छा अनुसार समाप्त कर देते थे। सिंध एवं पंजाब के विलय से अंग्रेजों के प्रति जनमानस में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी। यानी राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो दोस्तों अंग्रेज जो संधि करते थे उससे भी वो मुकर जाते थे और अपनी इच्छा अनुसार जब भी वो चाहते थे उसे समाप्त कर देते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, 1854 में डलहौजी ने झांसी पर अधिकार कर लिया और वहां के मृत राजा के दत्तक पुत्र का उसका उत्तराधिकारी नहीं माना। तो ये भी एक राजनीतिक कारण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि झांसी पर अधिकार किसके द्वारा किया गया, तो डलहौजी के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1854 में किया गया। झांसी पर जो है अधिकार किसके द्वारा किया गया, तो डलहौजी के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1854 में। 1851 में जब पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देने से अंग्रेजों ने मना कर दिया था। 1849 ईस्वी में डलहौजी ने मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर यह घोषणा करके आघात किया कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के निकट रहना होगा। 1856 में कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी, वे केवल राजा कहे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि किसने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात जो है मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी, तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। 1856 में डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। इसके पूरे भारत में विशेष रूप से अवध में तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसके कारण अवध में और कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि अवध को जो है ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया, 1856 में मिलाया गया। किसके द्वारा मिलाया गया, तो डलहौजी के द्वारा मिलाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय भावना के अभाव में इन सिपाहियों ने शेष भारत को जीतने में अंग्रेजों की सहायता की थी, किंतु उनके अंदर क्षेत्रीय और स्थानीय निष्ठा थी। अवध के विलय के पश्चात सिपाहियों की आय पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। अब अवध में उनके परिवारों के पास जो भी जमीनें थी उन पर उन्हें अधिक कर देने पड़ रहे थे। अवध के अधिग्रहण के लिए डलहौजी ने तर्क दिया कि वह अवध की जनता को नवाब के कुप्रबंध तथा तालुकदारों के दमन से मुक्ति दिलाना चाहता था। नवाब का प्रशासन और सेना के भंग हो जाने से हजारों कुलीन एवं भद्र लोग, अधिकारी तथा सिपाही बेरोजगार हो गए थे। इसी प्रकार जो व्यापारी, दुकानदार तथा दस्तकार अवध के दरबार तथा कुलीनों की सेवा करते थे, उनकी जीविका भी चली गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने अधिकांश तालुकदारों तथा जमींदारों की जागीरें भी जब्त कर ली, अतः अपने जागीरों और सामाजिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए परेशान ये लोग ब्रिटिश शासन के शत्रु बन गए। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण किस रूप में था दोस्तों, तो ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के विद्रोह का प्रमुख कारण यह भी था कि इस शासन के कारण धर्म खतरे में था। इस भय का प्रमुख कारण उन ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां थी जो प्रत्येक स्थान पर स्कूलों, अस्पतालों, जेलों और बाजारों में होती थी। ये मिशनरी लोगों को ईसाई बनाने के प्रयास करते और हिंदू धर्म एवं इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा प्रहार करते थे। ये जनता की पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं का उपहास और निंदा करते थे, जो कि धार्मिक रीजन भी बना दोस्तों। आगे देखते हैं, ईसाई मिशनरियों ने जब
कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन कराया तो जनता को अपने धर्म के सामने उपस्थित खतरे का भी प्रमाण मिल गया। आगे देखते हैं दोस्तों, 1850 में सरकार ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार धर्म बदलकर ईसाई बनने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला। इसके अतिरिक्त सरकार अपने खर्च पर सेना में ईसाई उपदेशक या पादरी नियुक्त करती थी। अनेक लोगों की रूढ़िवादी, धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भड़की जो सरकार ने भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए। उनका मत था कि विदेशी सरकार को उनके धर्म एवं परंपराओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सती प्रथा का उन्मूलन हो या विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून तथा लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था आदि भारतीय जनमानस को अनधिकार हस्तक्षेप के समान लगे। पूर्व के भारतीय शासकों ने मंदिरों, मस्जिदों से जुड़ी जमीनों एवं उनके पुजारियों या सेवा संस्थानों को कर से मुक्त कर रखा था, किंतु उनसे कर वसूलने की सरकारी नीति से भी लोगों को धार्मिक भावनाओं को आघात लगा। जमीनों पर निर्भर अनेक ब्राह्मण और मुस्लिम परिवारों में रोष व्याप्त हो गया और वे प्रचार करने लगे कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सैनिक कारण। तो 1857 के रिवोल्ट के सैनिक कारण क्या थे? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कंपनी के सिपाहियों द्वारा की गई थी। ये वही सिपाही थे जिन्होंने अपनी निष्ठा और ईमानदारी से कंपनी की सेवा की थी, किंतु वे अब विद्रोही बन गए। समाज के दूसरे वर्गों, विशेषकर किसानों की आशाएं, इच्छाएं और दुख इन सिपाहियों के मध्य भी प्रतिबिंबित होते थे। ये सिपाही वास्तव में वर्दीधारी किसान ही थे। सिपाही भी इस विश्वास से ग्रस्त थे कि अंग्रेज उनके धर्मों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और भारतीयों को ईसाई बनाने पर बल दे रहे हैं। सिपाहियों की अपनी धार्मिक या जातिगत शिकायतें भी थी। उन दिनों भारतीय लोग जाति आदि के नियमों को कठोरता से पालन करते थे। सैनिक अधिकारियों की ओर से सिपाहियों की जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने या पगड़ी पहनने आदि पर प्रतिबंध था। 1856 ईस्वी में एक कानून बना जिसके अनुसार प्रत्येक नई भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाकर सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। इससे भी सिपाहियों की भावनाओं को आघात पहुंचा, क्योंकि उस समय हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी। यानी हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र को पार करना जो है पाप माना जाता था उस समय। सिपाहियों को अनेक दूसरी शिकायतें भी थी। अधिकारियों तथा सिपाहियों के मध्य एक बहुत बड़ी असमानता उत्पन्न हो गई थी तथा ब्रिटिश अधिकारी सिपाहियों से अक्सर अपमान का व्यवहार करते थे। अंग्रेजों की सेना में भारतीय सिपाहियों के लिए पदोन्नति के मार्ग बंद थे। सेना में ऊंचे पद यूरोपीय अफसरों के लिए सुरक्षित थे। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के वेतन में भी बड़ा अंतर था। यूरोपीय अफसर भारतीय सिपाहियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। युद्ध में जाने पर भारतीय सैनिकों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था, परंतु युद्ध की समाप्ति पर और उनके सहयोग से जीते गए क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के बाद भारतीय सैनिकों को भत्ता बंद कर दिया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल में 1764 ईस्वी में सिपाही विद्रोह घटित हो चुका था, किंतु उसका दमन कर दिया गया था। 1806 में वेल्लोर में सिपाहियों ने विद्रोह किया, किंतु भयंकर हिंसा के बाद इसका भी दमन कर दिया गया। यानी सबसे पहले 1764 ईस्वी में बंगाल में सिपाही विद्रोह घटित हुआ, उसके बाद 1806 ईस्वी में वेल्लोर में भी सिपाही विद्रोह हुआ, परंतु इन सभी सिपाही विद्रोह का क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया दोस्तों। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सिपाहियों की 47वीं रेजिमेंट ने समुद्र मार्ग से बर्मा जाने से इनकार कर दिया था, अतः यह रेजिमेंट तोड़ दी गई थी। इसके बाद निहत्थे सिपाहियों पर गोले फेंके गए तथा सिपाहियों के नेताओं को फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, 1844 ईस्वी में वेतन और भत्तों के प्रश्नों पर 7 बटालियनों ने विद्रोह किया।
इसी प्रकार अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में तैनात सिपाही विद्रोह करने ही वाले थे, किंतु समय पर ही उनका दमन कर दिया गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का कारण था, किंतु यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। लगभग एक शताब्दी तक संपूर्ण भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरोध में तीव्र जन प्रतिरोध होते रहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, बंगाल और बिहार जैसे ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, वैसे ही सशस्त्र विद्रोह आरंभ हो गए। 1763 से लेकर 1856 ईस्वी के मध्य 40 बड़े तथा अनेक छोटे विद्रोह हुए। तो बंगाल और बिहार जैसे ही ब्रिटिश शासन में स्थापित हुआ दोस्तों, उसके बाद ही सशस्त्र विद्रोह आरंभ हो गया। लगभग 1763 से 1856 के बीच लगभग 40 बड़े तथा अनेक छोटे विद्रोह भी हुए। इन विद्रोहों के नेतृत्व प्रायः राजा, नवाब, जमींदार, भूस्वामी और पोलीगार करते थे, किंतु लड़ने वाले फौज में किसान, दस्तकार, शासकों तथा जमींदारों और पोलीगरों के भूतपूर्व सैनिक भाग लेते थे। तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग था। ज्ञातव्य है कि सेना में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ किया गया। अफवाह यह थी कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगे कागज का खोज चढ़ाया गया था और कारतूस को राइफल में भरने से पूर्व उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। अतः इससे हिंदू तथा मुसलमान सिपाही दोनों भड़क गए। उन्हें यह लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 1857 के विद्रोह का आरंभ एवं प्रगति। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। यह तीव्रता से उत्तर भारत में विस्तृत हो गया। यह विद्रोह जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तथा पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक विस्तृत हो गया। दक्षिण की जगह यहाँ पर पश्चिम होगा दोस्तों। मेरठ में होने वाले विद्रोह से पूर्व बैरकपुर में मंगल पांडे शहीद हो चुके थे। वे एक सिपाही थे जिन्हें विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण 29 मार्च 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, मेरठ की छावनी 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को तीसरी देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिनमें से 85 को 9 मई 1857 को ही बर्खास्त कर दिया गया और 10-10 वर्ष की सजा दी गई और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया। इससे मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों में एक विद्रोह भड़क उठा। सिपाहियों ने अगले ही दिन अर्थात 10 मई को अपने कैदी साथियों को स्वतंत्र करा लिया और अनेक अधिकारियों को मार डाला तथा विद्रोह का झंडा बुलंद किया। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्रोह की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई, जो शीघ्र ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर अधिकार कर लिया तथा रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसे सरकारी इमारतों को लूटकर नष्ट किए जाने लगा तथा शहर को दिल्ली मेरठ से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। यानी शहर को जो दिल्ली से मेरठ तक जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन थी उसे भी काट दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्रोही सिपाही सूर्यास्त के बाद दिल्ली की ओर चल दिए और अगली सुबह 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। यानी 9 मई से स्टार्ट हुआ दोस्तों, 10 मई को अपने साथियों को उन लोगों ने छुड़ाया और 11 मई को वो लोग दिल्ली पहुंच गए। उनके दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली की पैदल सेना भी उनके साथ मिल गई। विद्रोही सैनिकों ने यूरोपीय अधिकारियों को मार डाला और शहर को अपने अधिकार में ले लिया तथा बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, जो कि मुगल साम्राज्य थे। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली शीघ्र ही इस मुख्य विद्रोह का केंद्र बन गई तथा बहादुर शाह जफर इसके महान प्रतीक बन गए। इस अंतिम मुगल बादशाह को जिस प्रकार स्वतः स्फूर्त ढंग से देश का नेता बना दिया गया, वह इस तथ्य का प्रमाण था कि मुगल शासकों के लंबे शासन ने इस राजवंश को भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक बना दिया था। केवल इस एक कार्य के द्वारा सिपाहियों ने फौजी विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध में परिवर्तित कर दिया। सिपाहियों के अनुरोध पर बहादुर शाह ने
भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उनको हटाने के लिए भारतीय राज्यों का एक महासंघ स्थापित करें। बंगाल की पूरी सेना विद्रोह में शामिल हो गई और यह विद्रोह तीव्रता से विस्तृत हो गया। अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग और पूर्वी पंजाब, इन सभी स्थानों पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण कुछ समय के लिए कमजोर हो गया था। अनेक रजवाड़ों में शासक तथा अंग्रेज मालिकों के प्रति वफादार बने रहे, परंतु उनके फौजों में विद्रोह उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार ग्वालियर के 20,000 से अधिक फौजी तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ चले गए थे। राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अनेक छोटे सरदार अपनी विश्वास प्राप्त करके विद्रोही बन गए अपनी जनता का विश्वास प्राप्त करके विद्रोही बन गए। हैदराबाद तथा बंगाल में भी छिटपुट विद्रोह हुए। आगे देखते हैं दोस्तों विद्रोह के व्यापक चरित्र। उत्तरी और मध्य भारत में सिपाहियों के विद्रोह ने नागरिक जनता को भी समान विद्रोह के लिए प्रेरित किया। किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, मजदूरों और जमींदारों की व्यापक भागीदारी ने विद्रोह को वास्तविक शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में किसानों तथा जमींदारों ने सूदखोरों तथा नए जमींदारों पर आक्रमण कर अपनी परेशानियों को व्यक्त किया। विद्रोह का लाभ उठाकर उन्होंने सूदखोरों की खाता बहियों तथा ऋण के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया तथा अदालतों, तहसील कार्यालय, मालगुजारी के दस्तावेजों तथा थानों पर भी आक्रमण किए। आगे देखते हैं दोस्तों 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी। सभी विद्रोहियों ने बहादुर शाह को अपना सम्राट स्वीकार कर लिया था। नेतृत्व के स्तर पर हिंदुओं तथा मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता को स्वीकार करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी एंचिसन ने स्वीकार किया है कि इस मामले में हम मुसलमान को हिंदुओं से नहीं लड़ा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 1857 ईस्वी की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में तथा 1858 ईस्वी से पहले भारत की जनता एवं राजनीति अपने मूल रूप से सांप्रदायिक नहीं थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण केंद्र, तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे दोस्तों, तो देखते हैं। पहला है दिल्ली। इसमें विद्रोह के प्रतीक मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के नियंत्रण में था जिसके प्रमुख जनरल बख्त खान थे। जनरल बख्त खान ने ही बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया था तथा उनको दिल्ली ले आए थे। ब्रिटिश सेना में वे तोप खाने के एक सामान्य सूबेदार थे। बख्त खान विद्रोह के प्रमुख केंद्र में साधारण तथा निम्न वर्ग के प्रतिनिधि थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में कौन थे, तो बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर सेनापति के रूप में देखा जाए तो जनरल बख्त खान जो थे ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों कानपुर। इस विद्रोह के नेता नाना साहब थे जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सिपाहियों की सहायता से नाना साहब ने अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर विवश किया तथा स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया था। नाना साहब की ओर से लड़ने का मुख्य भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाहियों पर था। नाना साहब के एक और विश्वसनीय सेवक अजीमुल्लाह थे जो राजनीति में प्रचार कार्य में निपुण थे। आगे देखते हैं दोस्तों लखनऊ। इस विद्रोह का नेतृत्व अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल कर रही थी, यानी लखनऊ में जो है कौन नेतृत्व कर रही थी, तो बेगम हजरत महल। इन्होंने अपने पुत्र बिरजीस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। बेगम ने लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भागकर रेजिडेंसी में शरण ली। अंततः रेजिडेंसी का घेरा सफल नहीं हुआ क्योंकि वहां छोटी सी ब्रिटिश सेना उनकी रक्षा करने में सफल रही। आगे देखते हैं दोस्तों झांसी। इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। यह झांसी के दिवंगत शासक गंगाधर राव की विधवा थी। जब अंग्रेजों ने झांसी की गद्दी के लिए एक उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए रानी के अधिकार को नहीं माना तो उनके राज्य का अधिग्रहण कर लिया तथा उन्हें धमकी दी कि झांसी में सैनिकों के भड़काने के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाएगा। तब रानी विद्रोहियों में शामिल हो गई थी।
विद्रोहियों के साथ मिलकर रानी अंग्रेजों से बहुत बहादुरी से लड़ी। युद्ध के दौरान रानी को झांसी छोड़नी पड़ी। तात्या तोपे तथा अपने अफगान रक्षकों की सहायता से उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। ग्वालियर में अंग्रेजों के वफादार महाराज सिंधिया ने रानी से लड़ने का प्रयास किया, किंतु उनके अधिकांश सैनिक रानी से मिल गए। सिंधिया ने आगरा जाकर अंग्रेजों से शरण ले ली। 17 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी वीरगति प्राप्त हुई। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हो गई? तो 17 जून 1858 ईस्वी को रानी जो है वीरगति को प्राप्त हो गई। आगे देखते हैं दोस्तों, आरा। इस विद्रोह के प्रमुख नेता वीर कुंवर सिंह थे, जो आरा के समीप जगदीशपुर के एक असंतुष्ट जमींदार थे। ये विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख सैनिक नेता तथा रणनीतिक थे। नेक्स्ट है दोस्तों फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। तो फैजाबाद में कौन नेतृत्व कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला। आरा में कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो वीर कुंवर सिंह। फैजाबाद से विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। ये मद्रास के रहने वाले थे। जनवरी 1857 ईस्वी में ये उत्तर में फैजाबाद आ गए थे। फैजाबाद में इन्होंने ब्रिटिश सैनिकों की उस कंपनी से भीषण लड़ाई लड़ी जो उनको राजद्रोह के प्रचार से रोकने के लिए भेजी गई थी। मई 1857 ईस्वी में जब बगावत भड़क उठी तो ये अवध में एक मान्य नेता के रूप में उभरे थे। 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण, तो विद्रोह की क्या क्या असफलता के कारण रहे दोस्तों? 1857 की विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत था और इसे जनता का व्यापक समर्थन भी प्राप्त था, परंतु फिर भी यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को प्रभावित नहीं कर सका। 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्न कारण थे। पहला है दोस्तों सीमित क्षेत्र। यह विद्रोह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में विस्तृत नहीं था, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले अनेक विद्रोह हो चुके थे। बम्बई, मद्रास, बंगाल तथा पश्चिमी पंजाब में जनता विद्रोहियों से सहानुभूति रखती थी, फिर भी ये प्रांत अप्रभावित रहे। इसके अतिरिक्त असंतुष्ट तथा बेदखल जमींदारों को छोड़कर उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक भी थे। आगे देखते हैं दोस्तों देशी राजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग। तो देशी राजा भी जो थे वो अंग्रेजों के बहुत सारे सहयोगी भी बन गए थे। तो भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे, इसलिए वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राजा तथा दूसरे अनेक सरदारों एवं जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता दी। आगे देखते हैं दोस्तों, वास्तव में भारतीय शासकों में 1% से अधिक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बाद में यह टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह कार्य किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है इस टिप्पणी के बारे में कि किसने इस टिप्पणी को किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। किसने किया था? जनरल लॉर्ड कैनिंग ने किया था कि तूफान के आगे बांध की तरह कार्य किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता, इन शासकों के सरदारों ने। आगे देखते हैं दोस्तों, संपन्न वर्गों तथा जमींदारों तथा व्यापारियों द्वारा विद्रोहियों का साथ ना देना। संपन्न वर्गों के अधिकांश लोगों ने विद्रोहियों को सक्रिय विरोध किया। यहाँ तक कि विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से जमींदारों ने अपने जागीर वापस प्राप्त करने का आश्वासन पाकर स्वयं को विद्रोह से अलग कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु थे, किंतु धीरे धीरे व्यापारी भी इनके शत्रु बन गए। युद्ध का खर्च जुटाने के लिए विद्रोहियों को व्यापारियों पर भारी कर लगाने पड़े थे या सेना को भोजन देने के लिए उनके गोदाम पर कब्जा करना पड़ा था। व्यापारी प्रायः अपनी दौलत और माल छिपा देते थे तथा विद्रोहियों को मुफ्त में सामान देने से मना कर देते थे। कलकत्ता यानी कोलकाता तथा मद्रास, जिसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है, के व्यापारियों
ने अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी कलकत्ता और मद्रास के व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बंगाल के जमींदार भी अंग्रेजों के वफादार बने रहे क्योंकि वे अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न किए गए थे। इसके अतिरिक्त बिहार के जमींदारों के प्रति किसानों की शत्रुता ने बंगाल के जमींदारों को भी भयभीत कर दिया था। उच्च शिक्षित भारतीयों द्वारा विद्रोह का समर्थन नहीं देना। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने विद्रोह का साथ नहीं दिया क्योंकि विद्रोह जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते थे या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे भारतीय नाराज होकर दूर हो गए। शिक्षित भारतीयों का मानना था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकीकरण करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। कालांतर में शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभव से ये जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में न केवल असमर्थ सिद्ध हुआ, बल्कि उसने गरीब एवं पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 की विद्रोही कहीं अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। आगे देखते हैं दोस्तों, 1858 के पश्चात की घटनाओं ने दिखाया कि शीघ्र ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली और आधुनिक आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने संभाला। आगे देखते हैं दोस्तों, सीमित संसाधन तथा अनुशासन की कमी। भारतीयों में एकता का अभाव विद्रोह के लिए घातक सिद्ध हुआ, किंतु विद्रोहियों के लक्ष्य के आघात पहुंचने वाला यह केवल एकमात्र कारण ही नहीं था, बल्कि उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों तथा अन्य युद्ध सामग्री की भी कमी थी। सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, परंतु उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के स्थान पर दंगाई भीड़ की भांति व्यवहार करने लगते थे। 1857 के विद्रोह ने भारतीय जनता को एक साथ जोड़ने तथा उनमें एक देश का वासी होने की चेतना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार ने देश में बड़ी संख्या में सेना, धन तथा अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया। इसे अधिकांश भारतीय शासकों तथा सरदारों का समर्थन भी प्राप्त था, अतः विद्रोह का दमन कर दिया गया। 1857 के विद्रोह का दमन देखते हैं दोस्तों। विद्रोहियों के अभियान को एक बड़ी क्षति उस समय पहुंची जब अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया तथा अभियोग चलाकर उन्हें रंगून अर्थात बर्मा में निर्वासित कर दिया गया। वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके 3 पुत्रों को दिल्ली के खूनी दरवाजे के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के पतन के बाद विद्रोह का केंद्र बिंदु नष्ट हो गया। विद्रोह के दूसरे नेता बहादुरी से युद्ध लड़ते रहे, किंतु अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध एक शक्तिशाली आक्रमण केंद्रित कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, जॉन लॉरेंस, ऑट्रम, हैवलॉक, नील, कैंपबेल और हुरोज आदि कुछ ऐसे ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सितंबर 1858 ईस्वी में लखनऊ में ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया। बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से इनकार कर दिया तथा वे नेपाल चली गई। नाना साहब की कानपुर में पराजय हुई, किंतु उन्होंने समर्पण करने से इनकार कर दिया और 1859 ईस्वी के आरंभ में नेपाल चले गए। बाद में उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में जाकर छिप गए और वहीं से एक भयानक छापामार युद्ध करते रहे। अप्रैल 1859 ईस्वी में उन्हें पकड़ लिया गया। तात्या टोपे पर शीघ्र ही मुकदमा चलाकर 15 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी दे दी गई उन्हें। आगे देखते हैं दोस्तों, विद्रोहियों के पास सैनिक कार्रवाइयों की साझी योजनाओं, अधिकार संपन्न प्रमुखों या केंद्रीकृत नेतृत्व का भी अभाव था। देश के विभिन्न भागों में हो रहे विद्रोहियों के बीच सामंजस्य भी नहीं था। आंदोलनकारियों को भारत को गुलाम बनाने वाले उपनिवेशवाद की या आधुनिक विश्व की कोई विशेष समझ नहीं थी। उनके पास भविष्य के कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य व भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टि का अभाव भी था। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। इस प्रकार आंदोलन में विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल थे जो ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी घृणा द्वारा ही जुड़े हुए थे।
इनमें से प्रत्येक की अपनी अपनी शिकायतें थी और स्वतंत्र भारत की राजनीति की अपनी अपनी धारणाएं थी। एक आधुनिक प्रगतिशील कार्यक्रम के अभाव में प्रतिक्रियावादी राजा और जमींदार आंदोलन का नेतृत्व अपने पक्ष में करने में सफल हो गए। सिपाही तथा साधारण जनता धीरे धीरे एक भिन्न प्रकार के नेतृत्व विकसित कर रहे थे। उदाहरण के लिए दिल्ली में प्रशासकों की बनाई गई 10 सदस्य समिति में 6 सिपाही तथा 4 नागरिक थे। इसमें सभी निर्णय बहुमत से किए जाते थे। यह समिति सभी सैनिक तथा प्रशासकीय निर्णय सम्राट के नाम पर करती थी। नई संगठनिक संरचनाएं तैयार करने के इस प्रकार के प्रयास विद्रोह के दूसरे केंद्रों में भी किए गए। भारतीयों में एकता का यह अभाव भारतीय इतिहास के इस चरण में संभवतः अपरिहार्य था। भारत अभी आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था। अभी देश से तात्पर्य छोटी छोटी बस्ती क्षेत्र या अधिक से अधिक अपनी राज सत्ता के प्रति प्रेम था। झांसी की रानी 17 जून 1858 ईस्वी को युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गई। 17 जून 1858 को 1858 में गंभीर रूप से घायल होने के बाद वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उनके भाई के नेतृत्व में दिसंबर 1859 तक बिहार में लड़ाई जारी रही। 1859 ईस्वी तक बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, नाना साहब के भाई रौफ साहब और मौलवी अहमदुल्ला सभी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। 1857 की विद्रोह का परिणाम देखते हैं दोस्तों। 1857 की विद्रोह असफल रहा, किंतु अपनी विफलता में भी इसने एक महान उद्देश्य की पूर्ति की। यह उस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया जिसने वह कर दिखाया जो विद्रोही नहीं कर सका। 1857 की विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश नीतियों एवं व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाए गए। इस विद्रोह के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे। कंपनी की सत्ता का अंत तथा प्रशासनिक परिवर्तन। विद्रोह की असफलता के पश्चात ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत प्रशासन के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। भारत में शासन के लिए 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय यानी क्राउन का प्रतिनिधि बना दिया गया। तो पूछा जाता है दोस्तों कि इलाहाबाद में कब दरबार का आयोजन किया गया, तो 1 नवंबर 1858 को। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और वहाँ ही महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा गया और उनके द्वारा क्या किया गया कि अब जो गवर्नर जनरल का शासन था उसे हटाकर वायसराय का शासन बना दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। इस अधिनियम के अनुसार अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से भारत के राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 3 भारतीयों को विधान परिषद में नियुक्त किया गया था, तो 1861 को। 1861 ईस्वी में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट तथा भारतीय लोक सेवा अधिनियम पारित किया गया। तो इंडियन हाईकोर्ट एक्ट कब पारित किया गया दोस्तों? तो 1861 ईस्वी में। और भारतीय लोक सेवा अधिनियम भी कब पारित किया गया? 1861 में। आगे देखते हैं दोस्तों सैन्य परिवर्तन। 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा ही विद्रोह पुनः ना हो इसलिए सेना का पुनर्गठन किया गया। भारतीय सैनिकों के विद्रोह करने की क्षमता को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। सर्वप्रथम सेना में यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व सुनिश्चित किया गया। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:2 तथा मद्रास और बम्बई में अब यह अनुपात 2:5 का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि बंगाल में सेना का अनुपात कितना था, तो 1:2, यानी 1 यूरोपीय सेना रहेगी और भारत की सेना 2 रहेगी। जबकि मद्रास और बम्बई में जो है अब यह अनुपात 2:5 था, यानी अगर यूरोपीय सेना 2 है तो उस स्थिति में जो भारत की सेना है वो 5 रहेगी। आगे देखते हैं दोस्तों। इनके साथ ही भौगोलिक एवं सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूर्णतः यूरोपियों के अधीन हो गए। इसके अतिरिक्त अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को सख्ती से पालन किया जाने लगा। वर्ष 1914 तक किसी भी भारतीयों को सूबेदार से उच्च पद नहीं दिए गए।
सेना ने भारतीय अंग का संगठन, संतुलन और जवाबी संतुलन तथा बांटो और राज करो की नीति के आधार पर किया गया ताकि किसी ब्रिटिश विरोधी विद्रोह के लिए एकजुट होने के अवसर उन्हें प्राप्त न हो सके। सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने लगे। भारतीयों को लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों में बांट दिया गया। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी, पर 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अब बड़ी संख्या में सेना में उनकी भर्ती बंद कर दी गई। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों एवं पठानों को लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया और उनकी बड़ी संख्या में भर्ती किया जाने लगा। 1875 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की सेना का आधा भाग पंजाबियों का था। भारतीय रेजिमेंटों को अनेक जातियों और वर्गों का मिश्रण बना दिया गया, जिससे कि वे सभी एक दूसरे को संतुलित करते रहें। सैनिकों की सांप्रदायिक, जातिगत, कबीलाई और क्षेत्रीय निष्ठाओं का प्रोत्साहित किया गया ताकि उनके बीच राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न न हो सके। रियासतों के प्रति नीति में परिवर्तन किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय रियासतों के संबंध में एक अलग प्रकार की नीति अपनाई गई। 1857 ईस्वी से पहले अंग्रेज भारतीय राज्यों को हड़पने का कोई भी अवसर नहीं चूकते थे, किंतु अब यह नीति बदल गई थी। अक्टूबर 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों को साम्राज्य में अपनी मिलाएगी और पहले से चले आ रहे समझौतों का सम्मान करेगी। यानी रियासतों को साम्राज्य में नहीं मिलाएगी और पहले से जो चले आ रहे समझौते थे उसका भी सम्मान करेगी। रजवाड़ों के उत्तराधिकारियों को गोद लेने की प्रथा को भी स्वीकृति प्रदान दी गई। आगे देखते हैं दोस्तों, जमींदारों के प्रति नीति में परिवर्तन। जमींदारों एवं भूस्वामियों को बनाए रखने की नीति अपनाई गई एवं उन्हें पुनः स्थापित किया गया। जमींदारों और भूस्वामियों को भारतीय जनता के परंपरागत और स्वाभाविक नेता कहकर उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि की गई। किसानों के विरुद्ध जमीन पर उनके अधिकारों की सुरक्षा दी गई और राष्ट्रवादी रुझानों वाले शिक्षित वर्ग के विरुद्ध उनका उपयोग किया जाने लगा। 1857 के विद्रोह का महत्व देखते हैं दोस्तों। 1857 का विद्रोह असफल हो गया, किंतु इसके दूरगामी परिणाम हुए। इस विद्रोह के नेताओं को भारतीयों ने राष्ट्रीय नायकों का दर्जा दिया तथा देश के लिए न्यौछावर होने की प्रेरणा प्राप्त की। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप देश राजनीतिक रूप से एक हुआ तथा भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना बढ़ती गई। इस विद्रोह से जिस अभियान की शुरुआत हुई उसकी अंतिम परिणति वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के साथ पूरी हुई। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर लें दोस्तों। और अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू।